हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ जो आपका होम साइंस का दूसरा चैप्टर है आय व्यय और बजट, आय व्यय और बचत, इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू आपके जो है क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसके पहले आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि गृहिणी द्वारा आय व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो क्या है, कुशल संचालन। मैंने एमसीक्यू कराया है लेकिन मैंने 4 ऑप्शंस नहीं लिख रखे हैं, मैंने एक आंसर ही बताया है। देखिए गृहिणी द्वारा आय व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मतलब आय और व्यय तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। आय क्या होती है? आय का मतलब होता है धन। ठीक है, जो धन हम क्या करते हैं, जो धन हम कमाते हैं, ठीक है, वो हम किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। मजदूरी करके कमा सकते हैं, हम नौकरी के द्वारा कमा सकते हैं। आपने ये पढ़ा भी है कि आय के क्या होते हैं, विभिन्न स्रोत होते हैं। मजदूरी होती है, आपकी नौकरी होती है, आपके ब्याज के द्वारा, किराए के द्वारा, विभिन्न तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो आय का मतलब होता है धन होता है, और व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च करना। मतलब जो धन हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो धन हम अर्जित कर रहे हैं, और उस धन को हम किस पे खर्च कर रहे हैं? जो हमारे आवश्यक मद होते हैं, ठीक है, आवश्यक मद होते हैं, मतलब कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन पर हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आय व्यय के बीच हम सामंजस्य स्थापित कैसे करें। आय व्यय के बीच हम तभी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं जब हमारी आय जितनी है और हम उतना ही व्यय करें, और उसमें ये कोशिश करें कि हमारा कुछ धन क्या हो जाए, बच जाए, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, बचत कह सकते हैं। और यह तभी संभव है जब गृहिणी कुशल संचालन करेगी तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी कि कुशल संचालन के द्वारा हम अपने आय व्यय को क्या कर सकते हैं, आय और व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि नगद धनराशि होती है। देखिए नगद धनराशि मतलब नगद धनराशि क्या होती है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष आय। आपने पढ़ा था कि आय के 2 प्रकार होते हैं। हमने देखा था कि आय के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने देखा था कि ये जो आय होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष आय होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष आय होता है। और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है कि वह आय जो हमें सीधे हमारे अकाउंट में आ रही है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो जैसे मेरी जॉब है, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ रही है, इन हैंड आपको मिल रही है। जैसे अगर कोई मनरेगा का मजदूर है तो उसको तुरंत उसका वो क्या किया जा रहा है, पैसा मिल जाए। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष आय हमें धन के रूप में प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, धन के रूप में प्राप्त होती है। अगर वहीं पे अप्रत्यक्ष आय की बात करें और धन के रूप में प्राप्त होती है, इसके लिए हमें जो है श्रम करना पड़ता है। प्रत्यक्ष आय के लिए हमें क्या करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। और वहीं पे बेटा अगर हम अप्रत्यक्ष आय की बात करें, तो अप्रत्यक्ष आय ऐसी आय होती है जो हमें किसी भी तरीके का इसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है, श्रम नहीं करना पड़ता, और ये हमें वस्तुओं के रूप में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रत्यक्ष आय कैसे होती है, जैसे आपको जो उपहार मिलते हैं, ठीक है, जो उपहार मिलते हैं, जैसे आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर कोई भी शगुन वगैरह हम लोग शादी में जो देने जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब अप्रत्यक्ष आय। उसके लिए हम किसी को कहते नहीं कि वो आप मुझे भेजिए, वो उपहार हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होती है, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के श्रम को नहीं करना पड़ता। जो हमें धन के रूप में न प्राप्त होकर वस्तुओं के रूप में प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी धन के रूप में भी प्राप्त होती है। जैसे आपको शगुन वगैरह मिलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का क्या करना पड़ता है, श्रम नहीं करना पड़ता। तो नगद धनराशि मतलब जो आपको ऐसी धनराशि जो आपको इन हैंड मिल रही है, वो कौन सी होती है, वो अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो आपने योजना में पढ़ा था, आपने बैंक पढ़ा था, उसके बाद बैंक के कई प्रकार आपने देखे थे, फिर आपने डाकखाना पढ़ा था। डाकखाना क्या होता है, ये जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है, ये डाकखाने की योजना होती है। दरअसल में हर जगह पे बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे भी बचत को बढ़ावा देने के लिए डाकखाने में ही क्या किया जाता है, बचत को खोला गया है। एक मिनट।
वहाँ पे डाकखाने को ही क्या किया गया है, डाकखाने में ही बचत के लिए अलग अलग अकाउंट खोले गए हैं। तो ये जो आपका राष्ट्रीय, जो आपका ये राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पत्र मिलता है जिसमें आप कुछ पैसे दे के उसको लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। फिर आप वो धनराशि आप 1 साल के लिए भी उसको खरीद सकते हैं, 5 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। फिर ये ब्याज आपको क्या करता है, देता है। अगर पूछे आपसे, अब ये सब आपके क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, डाकखाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए आपके एग्जाम में तो सिर्फ 4 ऑप्शन देगा, या फिर हो सकता है 3 ऑप्शन देके कह दे उपयुक्त सभी, लेकिन आपको सभी जानना है। देखिए पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो परिवार की कुल आय कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनकी कुल आय कितनी है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप व्यय कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको परिवार की कुल आय पता चलना चाहिए। दूसरा, परिवार का स्वरूप क्या है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है। अगर एकल परिवार है तो खर्च आपका कम होगा, संयुक्त परिवार है तो अधिक खर्च होगा। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, व्यय करेंगे। तीसरा है रूढ़िवादी परंपराएं। देखिए आज भी आप देखते होंगे हर जगह पे आपका बजट नहीं बनाया जाता है ना, हर परिवार बजट नहीं बनाता है, बल्कि पैसा आता है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम तुरंत पैसे को क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और हम बचत के रूप में लास्ट में कुछ नहीं रख पाते हैं। तो क्यों, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं शुरू से ही ऐसी चली आ रही है कि दादी हैं तो वही घर का खर्च चलाएंगी, बाबा हैं तो वही घर का खर्च चलाएंगे, जो घर का गृह स्वामी है वही खर्च चलाएगा। तो इस तरीके से ये जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं ये भी आपके व्यय को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है रहन सहन का स्तर, आपका कैसा खान पान है, आप किस तरीके से रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिखावे वाले पर्सन हैं तो आपका आय कम है, लेकिन आप उधार ले लेके क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या करेगा, प्रभावित होगा। बालकों पर व्यय। अज्ञानता, अगर आपके अंदर अज्ञानता है, ठीक है, आपको यही नहीं पता है कि कौन सा धन कहाँ पे खर्च करना है, आपको बच्चों की फीस जमा करनी है लेकिन आप घूमने निकल गए, तो ये सब भी आपके क्या करती है, व्यय को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत करना आवश्यक होता है। हम बचत क्यों करते हैं। जब मैंने आपको बचत पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि हम बचत इसलिए करते हैं ताकि हमें भविष्य में अगर कोई आवश्यकता पड़ रही है तो उन आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है, बैंक में जमा करना। क्यों, क्योंकि हम घर में पैसा जमा करेंगे तो उस पर हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, वो पैसा हमारा जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन यही पैसा अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमें क्या देता है, बैंक हमें ब्याज देता है। किसान विकास पत्र योजना, देखिए अभी आपने दो पढ़ा, एक आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, और दूसरा आपने पढ़ा किसान विकास पत्र किसकी योजना है। तो ये दोनों ही जो योजनाएं हैं बेटा, ये डाकखाने के द्वारा किए जाते हैं, खोले जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है, तो ये 60 वर्ष से जब अधिक व्यक्ति हो जाता है तब ये वाला क्या होता है, योजना आपका, ये वाला योजना का खाता खोला जाता है। किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग आने वाला चेक कौन सा होता है, याद रखिए कि आपने कई सारे चेक पढ़े हैं। आपने साधारण चेक पढ़ा है, आपने रेखांकित चेक पढ़ा है, आपने वाहक चेक पढ़ा है ना, वो सभी। और उसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रेवलर चेक पढ़ा था, जिसमें हम, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो कैश लेके जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, तो हम बैंक हमें क्या देगा, एक चेक देगा जिसका भुगतान हम जिस भी स्थान पे जाएंगे वहाँ पे उसका भुगतान करेंगे और बैंक हमें क्या कर देगा, हमें पैसा दे देगा। तो यात्री, इसको क्या कहा जाता है, इसको यात्री चेक, या फिर इंग्लिश में आप इसे ट्रेवलर चेक भी कह सकते हैं। शुभ अवसर पर दिए जाने वाला उपहार चेक कैसा होता है, तो उपहार चेक होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। संचय का बचत खाता किसके लिए खोला जाता है, तो ये स्कूली बच्चों के लिए खोला जाता है ताकि उनको भविष्य में उनकी पढ़ाई में क्या मिल सके, मदद मिल सके। जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, देखिए आपने सुना भी है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो एक तरीके से व्यक्ति को आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना हो भविष्य में, यदि वह व्यक्ति उसके साथ नहीं है, जिसने मान लीजिए कोई दो पार्टनर, एक पार्टनर ही है और एक ने बीमा कराया हुआ है, आप जानते हैं आपने बहुत सारे इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, तो वो अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना उसके साथ घट गई तो उसने जो बीमा कराया है उसके इलाज में भी वो मदद कर सकता है, या फिर यदि वो व्यक्ति नहीं रहा तो जो उसका पार्टनर है उसके भविष्य को भी सिक्योर करने के लिए जीवन बीमा होता है। तो जीवन बीमा क्या है, बीमा धारकों के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपकी कब प्रारंभ कर गई थी, 1 जून 2015 को ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्राप्त होता है,
स्वाभाविक सी बात है, हम जानते हैं पेंशन मिलता है, ये भी एक आय का स्रोत है ना। पेंशन हो गया, आपका बैंक के द्वारा दिया गया, फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ब्याज हो गया, किराया हो गया, नौकरी हो गई, बुक की से जो बुक राइटर होते हैं जो किताबें लिखते हैं उनको जो रॉयल्टी मिलती है वो हो गया। ये सब आपके आय के क्या होते हैं, साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये आपके कुछ 10-15 क्वेश्चन थे जो मैंने आज सॉल्व कराए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और आगे भी मैं सोचूंगी कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं आपको, ताकि हेल्प मिले। और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपने इसको पढ़ा भी है, मैंने कई बार क्लास में आप लोगों से इसका टेस्ट भी लिया हुआ है। तो एक बार फिर से आप लोग इसका रिविज़न कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।